प्यारे बच्चों कैसे हो। तो फिजिक्स इनसाइडर प्लेटफॉर्म पर मैं हूं आपका फिजिक्स टीचर और हम पढ़ रहे हैं 11th क्लास फिजिक्स न्यू बुक पंजाब एजुकेशन करिकुलम ट्रेनिंग एंड असेसमेंट अथॉरिटी। और इस न्यू बुक को लेकर के हमने स्टार्ट किया हुआ है चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है फोर्स एंड मोशन। और आज के इस लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 2 का आर्टिकल नंबर 2.11 इन इलास्टिक कुलियन इन 2 डायमेंशंस को पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले कि आज के इस लेक्चर को स्टार्ट करें, अगर अभी तक आपने फिजिक्स इनसाइडर को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को क्लिक कर दें ताकि जैसे ही नेक्स्ट लेक्चर अपलोड हो आपको साथ के साथ नोटिफिकेशन मिलते रहें और आप एग्जाम की बहुत अच्छे से तैयारी कर सकें। और आज की इस वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि लेक्चर को पूरे मजे से स्टार्ट किया जा सके। लास्ट लेक्चर में हमने इलास्टिक कुलियन इन 2 डायमेंशंस के बारे में पढ़ा था और उससे पहले वाले लेक्चर में इन इलास्टिक कुलियन इन 1 डायमेंशन के बारे में पढ़ा था। इन इलास्टिक कुलियन इन 2 डायमेंशंस वाले आर्टिकल को स्टार्ट करने से पहले लाजमी है कि आपको इन इलास्टिक कुलियन इन 1 डायमेंशन के बारे में मालूम हो और इसके साथ साथ ये भी मालूम हो कि इन इलास्टिक कुलियन कौन सी कुलियन होती है। अगर आपने वो वाले लेक्चर्स अभी तक नहीं सुने तो उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और इसके साथ साथ कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, वहां से आप इजीली असेस कर सकते हैं। आर्टिकल नंबर 2.11 इन इलास्टिक कुलियन इन 2 डायमेंशंस को समझने के लिए जरूरी है कि पहले आपको इस आर्टिकल का ये वाला नाम समझ आना चाहिए कि भाई आर्टिकल का नाम क्या है। इसमें देखें तो इन इलास्टिक कुलियन और दूसरी चीज है 2 डायमेंशंस। भाई इन इलास्टिक कुलियन कौन सी कुलियन होती है? ऐसी कुलियन जिसमें काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं रहती, उस कुलियन को हम क्या कहते हैं? इन इलास्टिक कुलियन। इसके बारे में आपको बहुत ही डिटेल में लेक्चर दे चुका हूं कि कौन सी कुलियन इलास्टिक कुलियन होती है और कौन सी कुलियन इन इलास्टिक कुलियन होती है। उस लेक्चर में मैंने आपको एक एग्जांपल दी थी कि जब आप टेनिस बॉल को ड्रॉप करते हैं मार्बल फ्लोर पर तो वहां पर वो अपनी ओरिजिनल हाइट तक वापस नहीं आती, इट्स मीन वहां पर काइनेटिक एनर्जी का कुछ लॉस हुआ है। तो इस तरह की कुलियन को हम कहते हैं इन इलास्टिक कुलियन। और नेक्स्ट जब मैंने आपको इन इलास्टिक कुलियन इन 1 डायमेंशन पढ़ाया था और वहां पर यह बताया था कि परफेक्टली इलास्टिक कुलियन वो होती है जिसमें आफ्टर द कुलियन दोनों कोलाइडिंग बॉडीज आपस में स्टिक टुगेदर हो जाए और वो एक ही सिंगल वेलोसिटी के साथ मूव करना स्टार्ट हो जाए और उनका मैस क्या होगा? दोनों बॉडीज का मैस ऐड अप हो जाएगा। यहां पर मैंने आपको एक और एग्जांपल दी थी कि लेट से आप एक लकड़ी का ब्लॉक कंसीडर करें जो कि एक वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है। जब आप उसको एक बुलेट फायर करेंगे तो बुलेट जाके उसके साथ कोलाइड करेगी क्योंकि बुलेट की वेलोसिटी ज्यादा है। जब उसकी वेलोसिटी ज्यादा हो तो उसको मोमेंटम ज्यादा होगा। वो जाकर जब उस वुडन ब्लॉक के साथ कोलाइड करेगी तो वो वुडन ब्लॉक के अंदर चली जाएगी जिसकी वजह से वो एक सिंगल बॉडी बन जाएगी और वो एक ही सिंगल वेलोसिटी जिसको हम वीएफ कहते हैं उसके साथ मूव करना स्टार्ट कर देगी। और उस वक्त उस बॉडी का मैस क्या हो जाएगा? उस वुडन ब्लॉक का मैस और उस बुलेट का मैस ऐड करने से जो मैस हमें मिलेगा वो उस बॉडी का मैस होगा। सिमिलरली यहां पर जो इनइलास्टिक कुलियन इन 2 डायमेंशंस है इसमें भी हम यही लेकर चलेंगे कि 2 बॉडीज आफ्टर द कुलियन स्टिक टुगेदर हो जाती हैं और वो एक ही वेलोसिटी के साथ मूव करती हैं जिसको हम वीएफ कहते हैं। बट यहां पर एक और चीज समझने वाली है कि जो इन इलास्टिक कुलियन है यूजुअली ये किस तरह से होती है कि बड़े जो लार्ज स्केल ऑब्जेक्ट्स हैं उनके दरमियान होती है। जिस तरह 2 कार्स हैं जब वो आपस में कोलाइड करेंगे जिसको हम कार क्रैश कहते हैं तो क्या होगा कि दोनों कार्स आपस में स्टिक टुगेदर होंगी जिसकी वजह से क्या होगा कि इनिशियल काइनेटिक एनर्जी और फाइनल काइनेटिक एनर्जी इक्वल नहीं आएंगी क्योंकि वहां पर आपको एक बहुत ही लार्ज साउंड भी सुनाई देगा, हीट एनर्जी भी प्रोड्यूस होगी और भी डिफरेंट काइंड्स की एनर्जीज वहां पर होंगी जिसकी वजह से काइनेटिक एनर्जी जो है कंजर्व्ड नहीं रहेगी। तो यहां से हमें एक बात पता चल गई कि इन इलास्टिक कुलियन यूजुअली लार्ज स्केल ऑब्जेक्ट्स के दरमियान होती है जिस तरह के 2 कार्स हो गई। तो इसी चीज को हम कहते हैं मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स। देखिए मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स का क्या मतलब है? लार्ज स्केल ऑब्जेक्ट्स जो कि बड़े ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनके दरमियान यूजुअली जो कुलियन होती है वो इनइलास्टिक कुलियन होती है। इसी चीज को पहले हम नोट्स में उठा के लिखेंगे, उसके बाद फिर हम यहाँ पर डायग्राम ड्रा करेंगे कि किस तरह से 2 ऑब्जेक्ट्स आपस में कोलाइड करते हैं और आफ्टर कुलियन वो स्टिक टुगेदर होकर एक वेलोसिटी के साथ मूव करते हैं। यहाँ पर अब हमने पहले यही बात लिख दी है, द मैक्रोस्कोपिक कुलियंस व्हिच हैपन बिटवीन लार्ज स्केल ऑब्जेक्ट्स। भाई मैक्रोस्कोपिक और माइक्रोस्कोपिक आपने 2 वर्ड्स ऑलरेडी मैट्रिक में भी देखे हुए हैं। तो मैक्रोस्कोपिक कुलियंस का फिर मतलब ये होगा कि लार्ज स्केल ऑब्जेक्ट्स के दरमियान जो कुलियंस होती हैं उनको हम कहते हैं मैक्रोस्कोपिक कुलियंस। द मैक्रोस्कोपिक कुलियंस व्हिच हैपन बिटवीन लार्ज स्केल ऑब्जेक्ट्स, यानी ऐसी कुलियंस जो कि लार्ज स्केल ऑब्जेक्ट्स के दरमियान होती हैं आर यूजुअली इनइलास्टिक एंड डू नॉट कंजर्व काइनेटिक एनर्जी। और यहां पर काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं रहती क्योंकि इनइलास्टिक कुलियन होती वही है जिसमें काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं रहती। परफेक्टली इलास्टिक कुलियन कौन सी होती है? ऐसी कुलियन जिसमें आफ्टर द कुलियन दोनों ऑब्जेक्ट्स
दोनों कोलाइडिंग ऑब्जेक्ट्स आपस में स्टिक टुगेदर हो जाएं और उनका मैस कंबाइंड मैस हो, यानी दोनों ऑब्जेक्ट्स के मैस को ऐड करने से जो मैस मिलता है वो उसका मैस होगा और वो एक ही वेलोसिटी के साथ मूव करेगा जिसको हम फाइनल वेलोसिटी कहते हैं। तो यहां पर हमने वही चीज लिखी है, परफेक्ट इनइलास्टिक कोलिजन हैपेंस, यानी परफेक्ट इनइलास्टिक कोलिजन उस केस में होती है व्हेन टू ऑब्जेक्ट्स स्टिक टुगेदर आफ्टर कोलिजन, यानी आफ्टर कोलिजन दोनों ऑब्जेक्ट्स आपस में जुड़ जाएं, स्टिक टुगेदर हो जाएं। जिस तरह मैंने आपको अभी वुडन ब्लॉक और बुलेट की एग्जांपल दी थी, यानी वुडन ब्लॉक जब मूव कर रहा है, बुलेट उस पर जब आप फायर करेंगे तो बुलेट उसके अंदर चली जाएगी। अब बुलेट यानी बुलेट और वुडन ब्लॉक के कोलिजन के बाद वो एक सिंगल बॉडी बन चुके हैं, क्योंकि बुलेट वुडन ब्लॉक के अंदर चली गई है। अब वो एक सिंगल वेलोसिटी के साथ मूव करेंगे जिसको हम फाइनल वेलोसिटी कहते हैं। तो यहां पर भी हमने वे लिखा स्टिक टुगेदर आफ्टर कोलिजन, यानी आफ्टर कोलिजन वो आपस में जुड़ जाते हैं, दे कंबाइन टू फॉर्म ए सिंगल मैस, वो कंबाइन होकर एक ही सिंगल मैस बनाते हैं, दैट मूव्स विद ए कॉमन वेलोसिटी आफ्टर द कोलिजन, जो कि एक कॉमन वेलोसिटी के साथ मूव करता है आफ्टर द कोलिजन। नेक्स्ट इस आर्टिकल में आपने हेडिंग लगानी है एक्सप्लेनेशन की, और एक्सप्लेनेशन में हमने बताना है कि किस तरह से टू बॉडीज जिनके मैसेज m1 और m2 हैं, v1 वेक्टर और v2 वेक्टर के साथ मूव कर रही हैं, जिनकी वेलोसिटीज हैं, और ये एट द ऑरिजिन कोलाइड करती हैं और कोलाइड करने के बाद सिंगल बॉडी बन के मूव करती हैं। यहां पर फिर हमने हेडिंग लगाई है बिफोर कोलिजन, यानी बिफोर कोलिजन किस तरह से मूव करती है ये बॉडीज, और आफ्टर कोलिजन जो सिंगल बॉडी बन जाती है हमारे पास ये वाली, ये किस तरह से मूव करती है। अब यहां से एक्चुअली आपको समझ आएगा कि टू डायमेंशंस का क्या मतलब है। देखिए पहले जो हमने इनइलास्टिक कोलिजन पढ़ी थी वो वन डायमेंशन में पढ़ी थी, उसमें हमने देखा था कि बिफोर कोलिजन जो दोनों ऑब्जेक्ट्स थे वो एक ही लाइन में मूव कर रहे थे अलोंग द एक्स एक्सिस। आफ्टर कोलिजन जब वो दोनों ऑब्जेक्ट्स स्टिक टुगेदर हो गए और एक सिंगल ऑब्जेक्ट बन गया, वो भी उसी एक्स एक्सिस के अलोंग मूव कर रहा था सेम डायरेक्शन में। बट यहां पर बेटा आप देखिए ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। बिफोर कोलिजन m1 तो अलोंग द एक्स एक्सिस मूव कर रहा है, बट m2 यहां पर एक्स एक्सिस के अलोंग नहीं मूव कर रहा। और आफ्टर कोलिजन भी आप देखिए ये जो m मैस है कैपिटल M, ये भी vf वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, इसका भी कुछ x कंपोनेंट है कुछ y कंपोनेंट है। देखिए ये इस तरफ भी डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है और इस तरफ भी कर रहा है, क्योंकि ये इस तरह जा रहा है। अलोंग दी y एक्सिस भी कुछ डिस्टेंस कवर कर रहा है, अलोंग दी x एक्सिस भी कुछ कर रहा है। तो इस तरह की कोलिजन को हम कहते हैं कि ये टू डायमेंशनल कोलिजन है, क्योंकि ये xy प्लेन में हो रही है। यहां पर आपने हेडिंग लगानी है बिफोर कोलिजन। कंसीडर टू ऑब्जेक्ट्स, दो ऑब्जेक्ट्स कंसीडर करें, हैविंग मैसेज m1 एंड m2, जिनमें से एक का मैस क्या हो m1 और दूसरे का मैस क्या हो m2, मूविंग विद वेलोसिटीज v1 वेक्टर एंड v2 वेक्टर रिस्पेक्टिवली। वो ऑब्जेक्ट जिसका मैस m1 है वो v1 वेक्टर वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, और दूसरा ऑब्जेक्ट जिसका मैस m2 है वो v2 वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है। ऑब्जेक्ट ऑफ मैस m1, यानी वो ऑब्जेक्ट जिसका मैस m1 है मूव्स अलोंग द एक्स एक्सिस विद वेलोसिटी v1 वेक्टर, यानी ये वाला जो मैस है m1 ये अलोंग द एक्स एक्सिस मूव कर रहा है और इसकी जो वेलोसिटी है वो v1 वेक्टर है। ऑब्जेक्ट ऑफ मैस m2 मूव्स एट एन एंगल थीटा विद द एक्स एक्सिस। ये जो दूसरा ऑब्जेक्ट है जिसका मैस m2 है, ये जब मूव कर रहा है तो इसकी जो वेलोसिटी है ये इस एक्स एक्सिस के साथ एक एंगल बना रही है, थीटा एंगल। इसलिए हमने लिखा है कि ऑब्जेक्ट ऑफ मैस m2 मूव्स एट एन एंगल थीटा, यानी ये थीटा एंगल पर मूव करता है विद द एक्स एक्सिस विद वेलोसिटी v2 वेक्टर। तो यहां से आपको बात समझ आ गई, क्योंकि देखें इसकी डायरेक्शन कुछ इस तरह से है, यानी ये XY प्लेन में मूव कर रहा है और फिर जो इसकी वेलोसिटी है वो इस एक्स एक्सिस के साथ एंगल थीटा बना रही है। बोथ ऑब्जेक्ट्स कोलाइड एट द ऑरिजिन इन XY प्लेन। देखें ये दोनों ऑब्जेक्ट्स m1 भी मूव कर रहा है, m2 भी मूव कर रहा है। यहां पर ये वाला जो पॉइंट है ये ऑरिजिन है। ये कहता है कि दोनों ऑब्जेक्ट्स m1 v1 वेलोसिटी के साथ मूव करते हुए आगे जा रहा है, m2 v2 वेलोसिटी के साथ मूव करते हुए आगे जा रहा है, और दोनों ऑब्जेक्ट्स इस ऑरिजिन पर आकर कोलाइड कर जाएंगे। और फिर उसके बाद हमने लिखा है आफ्टर कोलिजन, यानी यहां तक कोलाइड तो कर गए, हमने इतनी बात कर दी कि m1 मूव कर रहा है v1 वेलोसिटी के साथ, m2 मूव कर रहा है v2 वेलोसिटी के साथ, और ये जो v2 वेक्टर है ये एक्स एक्सिस के साथ एंगल थीटा बना रहा है। यहां ऑरिजिन पर आकर दोनों मैसेज आपस में कोलाइड कर चुके हैं। आफ्टर कोलिजन क्या होगा, हेडिंग लगाएंगे आफ्टर कोलिजन। The two objects stick together, यानी ये दोनों m1 और m2 आपस में स्टिक टुगेदर हो जाएंगे जब ऑरिजिन पर आकर कोलाइड करेंगे, एंड फॉर्म ए सिंगल ऑब्जेक्ट ऑफ मैस m, यानी ये दोनों मैसेज कोलाइड करने के बाद जब स्टिक टुगेदर होंगे तो इनका जो मैस होगा वो कैपिटल M हो जाएगा, यानी उस सिंगल ऑब्जेक्ट का मैस क्या हो जाएगा, कैपिटल M। और ये कैपिटल M कितना होगा, इन दोनों मैसेज को ऐड करके, यानी m1 प्लस m2 आप करेंगे तो आपको ये वाला कैपिटल M मिलेगा, क्योंकि यही m1 और m2 दोनों मूव करते हुए आपस में स्टिक टुगेदर हुए थे।
द कंबाइंड मैस, अब इस मैस को हम कह रहे हैं कंबाइंड मैस से जो कैपिटल एम है मूव्स विद द वेलोसिटी वी एफ वेक्टर, ये कौन सी वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, वी एफ वेक्टर के साथ एट एन एंगल फाई विद द एक्स एक्सिस, और ये एक्स एक्सिस के साथ कौन सा एंगल बना रहा है, फाई, यानी ये जो वी एफ वेक्टर है ये एक्स एक्सिस के साथ कौन सा एंगल बना रहा है, फाई। तो यहां से आपको समझ आ चुका कि बिफोर कुलियन का क्या सेटअप है और आफ्टर कुलियन का क्या सेटअप है। बिफोर कुलियन ये दोनों मैसेज मूव कर रहे थे, एक v1 वेलोसिटी के साथ एक v2 के साथ, जो v2 वेक्टर था ये एक्स एक्सिस के साथ थीटा एंगल बना रहा था। यहां पर अगर दोनों मैसेज ने आपस में कोलाइड किया, कुलियन के बाद दोनों स्टिक टुगेदर हो गए, और जब मैसेज दोनों स्टिक टुगेदर हो गए एक सिंगल ऑब्जेक्ट बन गया जिसका मैस कैपिटल एम था और वो वी एफ वेक्टर वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा था, और यहां पर ये जो वी एफ वेक्टर है ये एंगल फाई बना रहा है इस एक्स एक्सिस के साथ। अब यहां पर बेटा क्योंकि ये कुलियन इन इलास्टिक कुलियन है इसलिए यहां पर मोमेंटम तो कंजर्व्ड होगा, बट जो काइनेटिक एनर्जी है वो कंजर्व्ड नहीं होगी, क्योंकि इन इलास्टिक कुलियन की डेफिनेशन हमने ये पढ़ी थी कि अ टाइप ऑफ कुलियन इन विच काइनेटिक एनर्जी इज नॉट कंजर्व्ड इज कॉल्ड इनइलास्टिक कुलियन। लिहाजा हम सबसे पहले लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अप्लाई करेंगे, और फिर क्योंकि यहां पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी तो होल्ड नहीं करता इसलिए यहां पर हम काइनेटिक एनर्जी का लॉस निकालेंगे। मैंने आपको बताया था कि जब भी इनइलास्टिक कुलियन होती है तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी और फाइनल काइनेटिक एनर्जी आपस में बराबर नहीं आती। बराबर क्यों नहीं आती, क्योंकि वहां पर काइनेटिक एनर्जी का लॉस हुआ है, वो दूसरी फॉर्म ऑफ एनर्जीज में चेंज हो जाती है, इस वजह से वो आपस में इक्वल नहीं आती। तो हमने एक तो लॉस निकाला है कि इनिशियल काइनेटिक एनर्जी और फाइनल काइनेटिक एनर्जी, अब फाइनल जो कम आई है तो वहां पर काइनेटिक एनर्जी का कितना लॉस हुआ है। अब मोमेंटम के बारे में आपने पढ़ा हुआ है कि ये वेक्टर क्वांटिटी है, p वेक्टर इज इक्वल टू एम वी वेक्टर। जब ये कुलियन 2 डायमेंशंस में हो रही है तो इसलिए हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को पहले एक्स एक्सिस के अलोंग अप्लाई करेंगे फिर वाई एक्सिस के अलोंग, यानी हम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अलोंग एक्स एक्सिस भी डिस्कस करेंगे और कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अलोंग वाई एक्सिस भी डिस्कस करेंगे, क्योंकि यहां पर इस v2 का भी x कंपोनेंट है, y कंपोनेंट भी है, इस vf वेक्टर का भी x कंपोनेंट भी है और y कंपोनेंट भी है, और क्योंकि मोमेंटम p इज इक्वल टू mv होता है जब v 2 डायमेंशन में आ रही है यानी उसके x और y कंपोनेंट है, तो इस वजह से मोमेंटम के भी 2 कंपोनेंट्स होंगे, x कंपोनेंट और y कंपोनेंट। लिहाजा हम पहले लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अलोंग x एक्सिस डिस्कस करेंगे और फिर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अलोंग y एक्सिस। यहां पर इसी वजह से हमने ये सेंटेंस लिख दिया है, सिंस मोमेंटम इज कंजर्व्ड इन बोथ x एंड y डायरेक्शंस। देखिए क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इनइलास्टिक कुलियन में भी होल्ड करता है और मोमेंटम दोनों x और y डायरेक्शन में कंजर्व्ड है, सो वी अप्लाई द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम सेपरेटली फॉर ईच डायरेक्शन। तो हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम दोनों डायरेक्शंस के लिए सेपरेटली अप्लाई करेंगे। जिस तरह हमने इलास्टिक कुलियन इन 2 डायमेंशंस पढ़ा था वहां पर भी हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को दोनों डायरेक्शंस के लिए सेपरेटली अप्लाई किया था, सबसे पहले एक्स एक्सिस के लिए फिर वाई एक्सिस के लिए। तो यहां पर भी आपने इस तरह हेडिंग लगानी है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के नीचे वाला सेंटेंस लिख के। नेक्स्ट आपने हेडिंग लगानी है मोमेंटम कंजर्वेशन अलोंग एक्स एक्सिस, मोमेंटम कंजर्वेशन along x axis, x axis। तो पहले अगर जनरली आप लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लिखें तो किस तरह से लिखेंगे, इस बॉडी के लिए मोमेंटम क्या होगा m1 v1 प्लस इसके लिए m2 v2 इज इक्वल टू, इसका मैस क्या है कैपिटल M, तो किस तरह से लिखेंगे कैपिटल M साथ वेलोसिटी क्या है vf। देखिए अलोंग एक्स एक्सिस जब है तो फिर इस v1 वेक्टर का भी x कंपोनेंट यहां पर v1x हो जाएगा, v2 का भी x कंपोनेंट, vf का भी x कंपोनेंट, यानी कुछ इस फॉर्म में आपके पास आएगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम x एक्सिस के लिए। तो भाई यहां पर ये कंजर्व है, इसी वजह से हमने इक्वल डाला है कि अलोंग दी x एक्सिस जो टोटल इनिशियल मोमेंटम है और जो टोटल फाइनल मोमेंटम आपस में इक्वल है। जिस तरह लास्ट लेक्चर में इलास्टिक कुलियन इन 2 डायमेंशंस में हमने v1x v2x और ये फाइंड किए थे, इसी तरह हमने इस आर्टिकल के लिए भी फाइंड करने हैं। सबसे पहले v1x लिखेंगे, तो यहां पर थोड़ा सा रफ साइड पर वर्क करते हैं। जब मैंने आपको रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ द वेक्टर पढ़ाए थे तो उसमें मैंने आपको 2 चीजें पढ़ाई थी। जो ax था वो किस इक्वल था, ax इज इक्वल टू a cos थीटा, ay किस इक्वल था a sin थीटा। और ये कब था, जब आपके पास एक वेक्टर था a वेक्टर इस तरह से कुछ कि यहां पर ये x एक्सिस है और यहां पर आपके पास क्या है y एक्सिस। यहां से आप परपेंडिकुलर ड्रॉप करके ax निकालते थे और यहां से आप परपेंडिकुलर ड्रॉप करके ay फाइंड करते थे। यहां पर एंगल ये थीटा बन रहा था। अब सबसे पहले हमने v1x निकालना है। जिस तरह यहां पे ax a cos थीटा था,
यहां पर क्या होगा कि v1x है तो v1 cos थीटा होगा। अब यहां पर कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, इस v1x को बोल्ड कर देते हैं, बट आपने बेटा यहां पर बोल्ड नहीं करना। देखें यहां से ये जो cos थीटा है ये क्या आता था, अगर यहां से हम ये cos थीटा निकालते थे तो वो कुछ इस तरह से आता था आपके पास ax अवर a के इक्वल। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर मैंने आपको बहुत ही डिटेल में ये चीज एक्सप्लेन की थी। यहां पर ये ax और a जो है ये मैग्नीट्यूड्स हैं, ये वेक्टर्स नहीं हैं, लिहाजा यहां पर भी अब जो आप लिखेंगे हियर v1x इज इक्वल टू, भाई जिस तरह ax a cos थीटा था, सिमिलरली यहां पर v1x क्या हो जाएगा, v1 cos ऑफ थीटा। तो इस केस में थीटा क्या होगा, देखिए जो मैस m1 है वो अलोंग दी एक्स एक्सिस मूव कर रहा है, यानी एंगल फिर क्या होगा, 0 डिग्री होगा, यहां पर 0 डिग्री। लास्ट लेक्चर में जब मैंने आपको इलास्टिक कोलिनियर टू डायमेंशन पढ़ाया था वहां पर भी इस चीज को एक्सप्लेन किया था। देखिए क्योंकि यहां पर m1 इसी डायरेक्शन में मूव कर रहा है, जब दो लाइंस आपस में पैरेलल होती हैं तो वहां पर क्या होता है कि एंगल 0 डिग्री का होता है। सिमिलरली यहां पर क्योंकि m1 अलोंग द एक्स एक्सिस मूव कर रहा है, इसी वजह से हमने यहां पर थीटा क्या लिया है, 0। दिस इंप्लाइज दैट v1x इज इक्वल टू v1 cos 0 किस इक्वल होता है, 1 के। तो दिस इंप्लाइज दैट v1x इज इक्वल टू v1। इसको आप बुलेट्स में लिखते जाएं बेशक। देन नेक्स्ट थिंग आपके पास क्या है, v2x। जिस तरह हमने यहां पर ax को एक cos थीटा लिखा था, सिमिलरली v2x क्या होगा, v2 cos थीटा, v2 cos थीटा। अब यहां पर थीटा क्या होगा, देखिए ये आपके पास v2 वेक्टर है, x एक्सिस के साथ एंगल क्या बन रहा है, थीटा। तो यहां पर फिर एंगल कौन सा आएगा, थीटा आएगा। यहां से v2x निकल आया। देन नेक्स्ट आपको क्या चाहिए, vfx। तो यहां से vfx भी लिखेंगे आप। जिस तरह ax इक्वल टू एक cos थीटा था, सिमिलरली ax की जगह पर यहां पे vf है, क्या हो जाएगा, vf cos थीटा। तो भाई यहां पर थीटा की जगह पर क्या है, vf। ये है आपके पास vf वेक्टर, ये x एक्सिस के साथ कौन सा एंगल बना रहा है, फाई, क्योंकि यहां पर भी हम यही ले रहे थे, a वेक्टर था, x एक्सिस के साथ जो एंगल बना रहा था वो यहां पे आता था थीटा। सिमिलरली यहां पर भी जो vf वेक्टर है ये x एक्सिस के साथ कौन सा एंगल बना रहा है, फाई। सिमिलरली फिर जब यहां पर हम vfx लिखेंगे तो vf cos के साथ कौन सा एंगल आएगा, फाई। तो यहां से फिर आपको मालूम होगा कि vfx किसकी इक्वल है। अब इस इक्वेशन को आप नाम दे दें a, तो यहां से अब आप लिखेंगे नाउ इक्वेशन a बिकम्स, नाउ इक्वेशन a बिकम्स। तो भाई इक्वेशन a किस तरह से बनेगी, m1 v1x क्या है, v1 है। अब फिर से मैं बता रहा हूं, यहां पर कुछ स्टूडेंट्स वेक्टर डाल देते हैं, बट बेटा ये चीज वेक्टर नहीं है। ये कहां से निकला था, यहां से निकला था। यहां पर ये जो a था ये वेक्टर नहीं था, ये मैग्नीट्यूड था, लिहाजा यहां पर ये भी v1 ही होगा। सिमिलरली यहां पर प्लस m2, v2x क्या है भाई, v2 cos थीटा, v2 cos थीटा इज इक्वल टू, यहां पर क्या आएगा, m vfx। vfx किस इक्वल है, vf cos फाई के। तो लिख दें vf cos फाई, इसको आप इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें। अब ये वाली जो इक्वेशन है यही आपकी बुक में लिखी हुई है, और ये इक्वेशन आई किस तरह से है, इस प्रोसीजर के साथ आती है। तो भाई अब आपको ये मालूम होना चाहिए कि ये इक्वेशन ऐसे ही हवा से उड़ के नहीं आ गई यहां पर, बल्कि थ्रू प्रॉपर प्रोसीजर आई है। बिल्कुल इसी पैटर्न पर आपने अपने नोट्स में लिखना है और पेपर में भी लिखकर आना है। यहां तक ये इक्वेशन नंबर 1 जो है ये हमें बता रही है कि मोमेंटम किस तरह से कंजर्व्ड है एक्स डायरेक्शन में। नेक्स्ट हेडिंग यहां पर अब हमने लगा दी है मोमेंटम कंजर्वेशन अलोंग वाई एक्सिस। तो वाई एक्सिस के लिए भी आप इसी तरह लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लिखेंगे किस तरह से, m1 v1 प्लस m2 v2 इज इक्वल टू कैपिटल M vf। अब क्योंकि y कंपोनेंट डिस्कस कर रहे हैं वेलोसिटीज का, तो v1 y हो जाएगा, v2 y हो जाएगा, सिमिलरली vf y हो जाएगा। ये है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अलोंग y एक्सिस, तो इसको हम कह देते हैं इक्वेशन b। अब इसमें हमने क्या करना है, v1 y भी डिटरमिन करना है, v2 y भी और vf y भी। तो इसी तरह से लिखेंगे हियर v1 y इज इक्वल टू, देखिए ये क्या है, जिस तरह यहां पे a y क्या था, a sin थीटा। सिमिलरली यहां पर a की जगह पे क्या है, v1 y, तो ये क्या हो जाएगा, v1 sin थीटा। तो किस तरह से लिखेंगे, v1 sin। अब यहां पर थीटा क्या आएगा,
अभी जब मैंने आपको V1 का x कंपोनेंट कैलकुलेट करना बताया था, वहां पर हमने क्या थीटा पुट किया था 0, तो यहां पर भी क्या पुट करेंगे 0, क्योंकि एंगल तो वेक्टर जो बना रहा है वो x एक्सिस के साथ ही बनेगा। यहां पर क्योंकि ये x एक्सिस के साथ जो एंगल बना रहा है V1 वेक्टर वो क्या है 0 है, क्योंकि ये x एक्सिस के अलोंग ही मूव कर रहा है, तो थीटा क्या हो जाएगा 0। दिस इंप्लाइज दैट V1y इज इक्वल टू V1 into 0 एंड दिस इंप्लाइज दैट V1y इज इक्वल टू 0। इसको भी बुलेट्स में लिखते हैं इसी तरह से। देन नेक्स्ट क्या है V2y। V2y क्या होगा, जिस तरह ay था a sin थीटा, सिमिलरली V2y क्या हो जाएगा V2 sin थीटा, V2 sin थीटा। अब यहां पर एक्चुअली थीटा क्या होगा, V2 के लिए हम बात कर रहे हैं तो V2 के लिए थीटा क्या है, थीटा ही है, तो हमने यहां पर थीटा ही लिखना है। देन नेक्स्ट क्या है VFy। VFy इज इक्वल टू, जिस तरह ay a sin थीटा था, सिमिलरली VFy क्या होगा VF sin थीटा। बट यहां पर थीटा क्या है, x एक्सिस के अलोंग जो एंगल बन रहा है VF क्या एंगल बना रहा है फाई, तो यहां पर फिर क्या आ जाएगा साइन ऑफ फाई। अब इन तीनों को हम इस इक्वेशन बी में यूज करेंगे, तो क्या लिखेंगे, नाउ इक्वेशन बी बिकम्स, अब इक्वेशन बी क्या बनेगी देखें, m1 v1y क्या है, v1y आपके पास है 0, तो इसको 0 रख दें, प्लस m2 v2y क्या है v2 sin थीटा, तो v2 sin थीटा लिख दें, इज इक्वल टू, यहां पर m है कैपिटल M, तो कैपिटल M लिख दें, VFy क्या है VF sin फाई, तो क्या लिख देंगे VF sin ऑफ फाई। दिस इंप्लाइज दैट, ये तो 0 हो जाएगा, प्लस m2 v2 sin थीटा is equal to m VF sin of phi। This implies that, भाई 0 तो किसी चीज में प्लस करें तो वो चीज वही रहती है, चेंज नहीं होती, तो m2 v2 sin थीटा is equal to कैपिटल M VF sin of phi। यहां पर फिर क्या है आपके पास कि ये जो इक्वेशन है ये इक्वेशन नंबर 2 बन गई है, और ये इक्वेशन आपको क्या बता रही है कि मोमेंटम किस तरह से कंजर्व्ड है अलोंग दी y एक्सिस। अब ये जो इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 है, इनको यूज करते हुए हम क्या फाइंड कर सकते हैं, फाइनल वेलोसिटी। क्योंकि किसी भी कुलियन वाले आर्टिकल में हमारा टारगेट क्या होता था कि आफ्टर कुलियन वाले जो वेरिएबल्स हैं वो हमने फाइंड करने, जैसे यहां पर VF है, ये फाई है, तो फिर हम यहां पे लिख देंगे कि इक्वेशंस, कौन सी इक्वेशंस भाई, इक्वेशंस 1 and 2 कैन बी यूज्ड टू कैलकुलेट द फाइनल वेलोसिटी, यानी इनको यूज करते हुए आप फाइनल वेलोसिटी को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहां तक आपको ये तो समझ आ गया कि मोमेंटम इनइलास्टिक फ्लूइड में किस तरह से कंजर्व्ड है अलोंग द एक्स एक्सिस और अलोंग वाई एक्सिस। ये दोनों इक्वेशंस भी आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ आ चुकी हैं, इक्वेशन नंबर 1 भी और इक्वेशन नंबर 2 भी। बेटा याद रखें एक बात कि फिजिक्स में जब भी आप कोई इक्वेशन लिखते हैं तो उसकी प्रॉपर लॉजिक होती है, वो ऐसे ही फिजिक्स में नहीं एंटर हो जाती। जिस तरह यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 थी, ये किस तरह से आई है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से, मैंने आपको यहाँ पे प्रॉपर एक्सप्लेन किया है। ये जो इक्वेशन नंबर 2 है ये किस तरह से आई है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से, ये भी मैंने आपको प्रॉपर्ली एक्सप्लेन किया है। तो आपने पेपर में भी ये वाला सारा प्रोसीजर करके आना है, और जब अपने नोट्स बनाने हैं तो बिल्कुल इसी तरह नीट एंड क्लीन इन सारे के सारे प्रॉपर स्टेप्स के साथ बनाने हैं। ये जो मैं रफ साइड पर लिखवाता हूँ जस्ट आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए होता है, इसको लाजमी नहीं है कि आप नोट्स में लिखें। और डायग्राम भी आपकी नीट एंड क्लीन होनी चाहिए। इस डायग्राम में आपने एक बात याद रखनी है कि जो M1 और M2 है इनको आपने थोड़े छोटे सर्कल्स बनाने हैं, और जो कैपिटल M है ये थोड़ा बड़ा बनाना है, क्योंकि इन दोनों को ऐड करके आया है, क्योंकि ये छोटी छोटी चीजें फिर जो पेपर में काउंट होती हैं और वो देखी जाती हैं। अब कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम डिस्कस करने के बाद जो नेक्स्ट चीज हमने डिस्कस करनी है वो काइनेटिक एनर्जी है। तो भाई इनइलास्टिक कुलियन में काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, कंजर्व्ड नहीं रहती, काइनेटिक एनर्जी का लॉस होता है, यानी जो फाइनल काइनेटिक एनर्जी होती है वो लेस होती है इनिशियल काइनेटिक एनर्जी से। भाई जो बाकी काइनेटिक एनर्जी है वो किधर जाती है, वो अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। इसका मतलब है कि काइनेटिक एनर्जी का लॉस हुआ है वहां पर। अब हमने इनइलास्टिक कुलियन के केस में लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी को डिस्कस करना है, तो इसलिए यहां पर वही हेडिंग लगाएंगे और आगे प्रोसीड करेंगे। अब यहां पर हमने काइनेटिक एनर्जी की हेडिंग लगा दी है। काइनेटिक एनर्जी की हेडिंग लगाने के बाद आपने क्या करना है, सबसे पहले इनिशियल काइनेटिक एनर्जी डिस्कस करनी है सिस्टम की, यानी बिफोर कुलियन जो टोटल काइनेटिक एनर्जी थी वो कितनी थी, और फिर आफ्टर कुलियन आपने काइनेटिक एनर्जी डिस्कस करनी है कि ये जो बॉडी है सिंगल बॉडी जिसका मैस कैपिटल M है, ये VF वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है, इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी है।
तो सबसे पहले फिर आप क्या हेडिंग लगाएंगे, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, द टोटल इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम बिफोर कुलियन, यानी कुलियन से पहले पहले जो टोटल काइनेटिक एनर्जी है वो कितनी है। तो भाई क्या लिखेंगे, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, साथ आई लिख देंगे तो क्या बन जाएगी, ये इनिशियल बन जाएगी। अब काइनेटिक एनर्जी का क्या फार्मूला है, हाफ एम वी का स्क्वायर। तो भाई किसकी काइनेटिक एनर्जी लिख रहे हैं, पहले m1 मैस की, तो यहां पर m क्या हो जाएगा m1 और v क्या हो जाएगा v1, प्लस दूसरा मैस कौन सा बिफोर कुलियन m2, तो इसके लिए क्या हो जाएगी हाफ m2, इसकी वेलोसिटी क्या है v2 हो जाएगी, v2 का स्क्वायर। अब देखें यहां पर क्योंकि काइनेटिक एनर्जी जो है ये एक स्केलर क्वांटिटी है, ऑब्वियसली एनर्जी की एक फॉर्म है और एनर्जी क्या होती है, एक स्केलर क्वांटिटी होती है। जब एनर्जी स्केलर क्वांटिटी है तो इसको फिर कंपोनेंट्स में नहीं रिजॉल्व किया जाएगा, इसी चीज को उठाकर फिर हम यहां पे लिख देते हैं, सिंस काइनेटिक एनर्जी इज ए स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि ये एक स्केलर क्वांटिटी है, कमसो इसलिए क्या होगा, वेलोसिटीज v1 एंड v2 इन फार्मूला, कौन सा फार्मूला है भाई, ये वाला फार्मूला ऑफ काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि ये आपको काइनेटिक एनर्जी दे रहे हैं, इन फार्मूला ऑफ काइनेटिक एनर्जी डज नॉट रिक्वायर टू ब्रेक इनटू देयर कंपोनेंट्स, टू ब्रेक इनटू देयर कंपोनेंट्स। तो भाई इसमें हमने यही बात लिखी है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है, इससे जो वेलोसिटीज हैं v1 और v2 इस काइनेटिक एनर्जी के फार्मूला में इनको कंपोनेंट्स में ब्रेक नहीं किया जाएगा। मोमेंटम क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी थी, जिसकी वजह से हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को अलोंग एक्स एक्सिस भी डिस्कस किया, अलोंग वाई एक्सिस भी, बट यहां पर क्योंकि काइनेटिक एनर्जी जो है ये एक स्केलर क्वांटिटी है, इस वजह से जो वेलोसिटीज v1 और v2 है इस फार्मूला में इनको हम कंपोनेंट्स में ब्रेक नहीं करेंगे। अब देखिए हमने इनिशियल काइनेटिक एनर्जी डिस्कस कर लिया, अब क्या करनी है, फाइनल काइनेटिक एनर्जी, यानी आफ्टर द कुलियन, तो क्या हेडिंग लगाएंगे, फाइनल काइनेटिक एनर्जी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी, द टोटल फाइनल काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कुलियन व्हेन द ऑब्जेक्ट्स स्टिक टुगेदर, क्योंकि दोनों ऑब्जेक्ट्स जो m1 और m2 थे ये स्टिक टुगेदर हो गए आफ्टर कुलियन, तो फिर इस केस में जो टोटल फाइनल काइनेटिक एनर्जी होगी आफ्टर कुलियन वो कितनी हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी, इसके साथ F लिख देंगे तो क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी फाइनल, यानी फाइनल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू, यहां पर अब मैस क्या है, कैपिटल M है, काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ mv स्क्वायर, तो 1/2 मैस क्योंकि कैपिटल M है इसलिए अब यहां पे कैपिटल M लिखेंगे, वेलोसिटी कौन सी है vf, इसलिए यहां पर vf लिखेंगे और इसका स्क्वायर हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी फाइनल किसकी इक्वल होगी, हाफ mvf स्क्वायर, वेयर vf इज द वेलोसिटी, वेयर vf इज द वेलोसिटी ऑफ कंबाइंड मैस आफ्टर कुलियन। तो यहां से अब आपने इनिशियल काइनेटिक एनर्जी भी डिस्कस कर ली, फाइनल काइनेटिक एनर्जी भी। अब हमने निकालना क्या है, क्योंकि इनइलास्टिक कुलियन में काइनेटिक एनर्जी का लॉस होता है, तो यहां पर हमने लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी निकालना है, यानी काइनेटिक एनर्जी में कितना लॉस हुआ है। तो भाई उसके लिए क्या करेंगे, काइनेटिक एनर्जी का लॉस निकालने के लिए हम फाइनल काइनेटिक एनर्जी में से इनिशियल काइनेटिक एनर्जी माइनस कर देंगे। यहां पर अगर आप देखें तो ये जो काइनेटिक एनर्जी है ऑब्वियसली ये वाली ज्यादा होगी, ये वाली काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, कम होगी, यानी फाइनल काइनेटिक एनर्जी कम होगी। यही इनइलास्टिक फ्लूइड में होता है कि फाइनल काइनेटिक एनर्जी कम आती है इनिशियल काइनेटिक एनर्जी से। तो लॉस हम किस तरह से फाइंड करते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल करके। देखिए यहां से जब फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, माइनस में आएगा, यानी नेगेटिव में आएगा। तो लॉस होता ही नेगेटिव में, यानी इतना लॉस हुआ है। अगर हम इस तरह से कर देंगे कि इनिशियल माइनस फाइनल, तो वहां पर आपके पास लॉस नहीं आएगा बल्कि पॉजिटिव वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि इनिशियल बड़ा है। इनिशियल में से फाइनल माइनस करेंगे तो आपके पास पॉजिटिव वैल्यू आ जाएगी। पॉजिटिव वैल्यू तो बढ़ने को जाहिर करती है, बट यहां पर फाइनल एनर्जी कम हुई है, इसलिए क्या करेंगे, फाइनल काइनेटिक एनर्जी में से हमने इनिशियल काइनेटिक एनर्जी को माइनस करना है, तो वहां से हमें क्या मिलेगा, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी। नेक्स्ट हेडिंग आपने क्या लगानी है, काइनेटिक एनर्जी लॉस इन इनइलास्टिक कुलियन। ऑलरेडी मैंने आपको बताया हुआ है कि जब भी कुलियन इनइलास्टिक होती है वहां पर काइनेटिक एनर्जी का कुछ लॉस होता है, जो फाइनल काइनेटिक एनर्जी है वो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी से लेस आती है। तो यहां पर क्योंकि काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं है तो हमने यही लिखा है, सिंस द कुलियन इज इनइलास्टिक सो देयर इज अ लॉस इन काइनेटिक एनर्जी।
उसको हम इससे रिप्रेजेंट करें डेल्टा के डॉट ई, यानी लॉस इन काइनेटिक एनर्जी। तो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी किसकी इक्वल है? काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। तो यहां पर काइनेटिक एनर्जी फाइनल क्या है? कम है। काइनेटिक एनर्जी इनिशियल क्या है? ज्यादा है। जब कम में से आप ज्यादा को माइनस करेंगे तो आंसर क्या आएगा? माइनस में। और लॉस होता भी यूजुअली माइनस में ही है। दिस लॉस इन काइनेटिक एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। देखिए इनइलास्टिक कूलिंग वाले लेक्चर में मैंने आपको बहुत ही डिटेल में बताया था कि जो काइनेटिक एनर्जी का लॉस होता है, आखिर ये काइनेटिक एनर्जी जाती किधर है, क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी तो ये कहता है कि एनर्जी डिस्ट्रॉय होती ही नहीं है। तो भाई यहां पर वो काइनेटिक एनर्जी डिस्ट्रॉय तो नहीं हुई, बट वो अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी में चेंज हो गई, जैसे कि हीट है। देखिए जब दो बॉडीज आपस में कोलाइड करेंगी इनइलास्टिकली, वो एक दूसरे के साथ स्टिक हो जाएंगी। लेट्स से जब दो कार्स आपस में कोलाइड करती हैं तो ऑब्वियसली वहां पर लॉट ऑफ हीट प्रोड्यूस होती है, और साथ क्या होता है? बहुत ऊंचा आपको साउंड सुनाई देता है, एंड डिफॉर्मेशन, वहां पर तोड़फोड़ भी होती है। यहां पर अब डिफॉर्मेशन का क्या मतलब है? लेट्स से जब दो बॉडीज आपस में कोलाइड करेंगी तो उनकी शेप मामूली सी चेंज हो जाएगी, यानी डिफॉर्म हो जाएंगी। तो कुछ एनर्जी तो जो है वो डिफॉर्मेशन में लॉस होगी, कुछ हीट में और कुछ साउंड में। तो यहां तक आज का लेक्चर एंड होता है। ये जो आर्टिकल है इनइलास्टिक कूलिंग इन टू डायमेंशंस, ये लॉन्ग क्वेश्चन की रिस्पेक्ट से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। यहां पर आपसे पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि विच टाइप ऑफ कूलिंग इज परफेक्टली इनइलास्टिक कूलिंग। तो जो कुछ मैंने आपको 2 पॉइंट्स परफेक्टली इनइलास्टिक कूलिंग में लिखवाए थे वो आपने उठाकर लिख देने हैं। फाइनली आज का लेक्चर यहीं पर एंड होता है। अगर अभी तक आपने फिजिक्स इनसाइडर को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को क्लिक कर दें, ताकि जैसे ही नेक्स्ट लेक्चर्स अपलोड हो आपको साथ के साथ नोटिफिकेशन मिलते रहें और आप एग्जाम की बहुत ही अच्छे से तैयारी करके बहुत अच्छे मार्क्स ले सकें। क्योंकि फिजिक्स इनसाइडर का जस्ट एक ही एम है कि हर बच्चे तक क्वालिटी और फ्री एजुकेशन उसके डोर स्टेप तक पहुंचाई जा सके। आखिर में कमेंट करके बताएं कि आपको आज का लेक्चर कैसा लगा। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।